हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सैंपल पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट ए है उसमें आपसे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, मानव बुद्धि ज्ञान और कार्य कुशलता क्या है। ठीक है, यानी कि मानव बुद्धि ज्ञान और कार्य कुशलता जो है वो क्या है। तो ये सभी मानव से रिलेटेड है, इसलिए ये मानव संसाधन है। ठीक है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का चयन करें, मतलब जो मेटल है वो बताना है आपने। तो एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि उसका बेस है और इसे इसकी ताकत और समृद्धि का आधार माना जाता है। तो मानव संसाधन को, क्योंकि वो ही एक ऐसा संसाधन है जो बाकी संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो सदाबहार वन जो होते हैं बच्चों वो हमेशा हरे भरे होते हैं। ठीक है, लकड़ी प्राप्त करने के लिए जो पर्णपाती वन होते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो होते हैं वो कई जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए जो है वो घर जो है वो प्रदान करते हैं या आवास प्रदान करते हैं। असम से कश्मीर तक के क्षेत्रों की ढलानों पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका है। कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी होती है। एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य की पहचान कीजिए। तो किताबों से हमें साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास और संगीत के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी मिलती है। तो मिलती है हमें, है ना, तो ये सही है। आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन करने से हमें विभिन्न भारतीय बलों और विदेशी ताकतों के बीच बातचीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी ठीक है। ऐतिहासिक इमारत हमें भारतीय वास्तुकला के दो अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। ये भी ठीक है। भारत में आधुनिक युग की शुरुआत कहते हैं 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई और कब लड़ी गई थी। 23 अक्टूबर 1764 को। तो ये बक्सर का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा कंपनी को सभी व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया ताकि वे अपना सारा ध्यान जो है वो शासन पर केंद्रित कर सके। तो कौन सा अधिनियम था वो। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। याद रखना है क्योंकि यहाँ पे भी चार्टर अधिनियम ये 1853 है, वो 1833 है। तो 1833 वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इस व्यवस्था के तहत किसानों या काश्तकारों को जमीन का मालिक माना जाता था। तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी। सबसे पहले किस जनजाति ने छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। कौल जनजाति ने 1820 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने क्यों भाग लिया था। तो वो इसके तीनों ही कारण सही हैं। सबसे पहले वो कम वेतन जो है अंग्रेजी सैनिकों से कम वेतन जो है उस मिलते थे। ठीक है, उसके अलावा जो कारतूस थे वो वसा युक्त थे। ठीक है, यानी फैट यूज किए जाते थे उसमें, गाय के और सुअर के। इसके अलावा जो है वो अंग्रेजी अधिकारियों का गलत व्यवहार होता था। तो सभी रीजन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सबसे महान है। तो संविधान जो होता है वो सबसे महान है, क्योंकि संविधान का जो कानून होता है वो हमारे प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, हमारे राष्ट्रपति पर भी लागू होता है और हमारे मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने डैश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया। तो कहां से जो है वो मौलिक कर्तव्यों को अपनाया, यानी कौन से देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया। तो रशिया से। ठीक है, रूस से। मानव तस्करी किस मौलिक अधिकारों के तहत बिना वेतन के जबरन मजबूरी प्रतिबंधित करता है। तो ये शोषण हुआ ना एक तरीके का, बिना वेतन के मजदूरी करवाना। तो शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, या कह सकते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा भाग ख भूगोल का, जो कि 21 अंक का होगा। इसमें जो है वो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है, मिट्टी का निर्माण अपक्षय जीवों और पेड़ों के क्षय, यानी कि उनको मतलब जो टूट के जो है वो उसी के साथ मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, इन सब के कारण जो है वो होता है। तो ये सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वनों के अधीन है, मतलब वन जो है कितने प्रतिशत है। तो 22.2% है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1952 में। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट आ जाता है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जो है वो 4 मार्क्स का है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, हमें समुद्र से क्या प्राप्त होता है। तो हमें समुद्र से मछली, मोती, सीप और हीरे आदि मिलते हैं। कुछ स्थानों पर हमें समुद्री तटों से पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो भी प्राप्त होते हैं। भारत में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, मतलब कच्चा लोहा कहाँ मिलता है। बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकसित और संभावित संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो वे संसाधन जिनका उपयोग कुछ आर्थिक लाभ जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो ये अभी मौजूद है कि हम उसको इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके और हम जो है वो लाभ कमा सके। जबकि वे संसाधन जो उपलब्ध तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें जो है वो संभावित संसाधन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी के नीचे पड़ा कोयला जो है वो एक संभावित संसाधन है, जबकि जिस कोयले का उपयोग किया जा रहा है वो एक विकसित संसाधन है, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये सेकंड क्वेश्चन है, हम खनिज कहाँ से प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। पृथ्वी से खनिज निकाले जाते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है, इनका उपयोग हमारे उद्योगों में किया जाता है, इसलिए खनिजों को हमारे उद्योगों का आधार भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के प्रकारों का उल्लेख करने के बाद जलोढ़ मिट्टी का महत्व लिखिए। तो मिट्टी के जो है वो भारत में 6 किस्में पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी। फिर जलोढ़ मिट्टी का महत्व पूछा है, तो वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो देश के लगभग 45% क्षेत्र में पाया जाता है और इस प्रकार की मिट्टी हमारी कृषि के विकास में बहुत योगदान देती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो कृषि को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब कह सकते हैं बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से जो है वो उपज जो है वो काफी ज्यादा उगती है और हमारा कृषि जो है वो विकसित होता है। अधिकतर मैदानी इलाकों में नदियों द्वारा मिट्टी लाई और जमा की जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान यानी नॉर्थ साइड में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, वे कौन से देश हैं जहां से मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी कि कच्चा लोहा पाया जाता है और लौह अयस्क के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो दुनिया में रूस और उसके पड़ोसी देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के 2 मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। अगला आ जाता है आपका जो है वो मैप पॉइंटिंग है। इसमें जो है वो आपको बोला गया है कि इन 7 स्थानों को जो है वो आपने उल्लेख करना है, मतलब उनको जो है वो मैप में पॉइंट आउट करना है। मैंने यहाँ पे सारे ही करके आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं तांबा। तांबा जो है वो बालाघाट में, तांबा और ये मैग्नीज दोनों ही जो है वो बालाघाट में मिलते हैं और बालाघाट जो है वो कहाँ पर पड़ जाता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारी है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये आपको महाराष्ट्र में जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको उत्तरी मैदान पूछा है, तो पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो है वो उत्तरी मैदान है, ठीक है। फिर सदाबहार वन जो है ये आपको नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, इसके अलावा जो है मिजोरम है वहां पर जो है वो मिल जाएगा। सोना जो है ये आपको कोलर कर्नाटका में मिल जाएगा। मैंगनीज का मैं आपको बता चुकी हूँ। लौह अयस्क यानी कि कच्चा लोहा ये आपको जो है वो सिंहभूम जो कि झारखंड में है वहां पर मिल जाएगा। फिर आ जाता है हमारा बॉक्साइट, ये आपको गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी पूछी है, तो गंगा नदी जो है वो इसका ये रूट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा भाग ग जो कि इतिहास का है और ये भाग जो है वो 20 अंकों का होगा। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1-1 नंबर के प्रश्न है। इतिहास डैश का अध्ययन है, तो इतिहास अतीत के तथ्यों का अध्ययन है, ठीक है। जो घटना पास्ट में हो चुकी है, अतीत में हो चुकी है, उसका अध्ययन है। व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत आई थी? पुर्तगाली। लॉर्ड विक्टिम बेंटिक ने 1832 ईस्वी में बंगाल के न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की थी, तो ये सही है। रायगंज में कौन सी खदानें हैं? कोयला खान है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कब और कौन थे? तो ये पास करने वाले जो है भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? सतिंदर नाथ टैगोर। और उन्होंने ये परीक्षा कब पास की थी? 1863 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु उद्योगों के पतन के 2 कारण लिखे कि लघु उद्योग जो है वो क्यों बंद होने शुरू हो गए थे। तो 3 कारण बताए हैं, आप कोई भी 2 लिख लेना। इन उद्योगों के मुख्य जो संरक्षक थे, मतलब जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो स्थानीय शासक थे, जो स्थानीय मतलब कि उस एरिया की जो सरकारें थी वो थी, उनके परिवार के सदस्य थे और अधिकारी थे। जब अंग्रेजों ने स्थानीय राज्यों को जीतना शुरू किया तब कुटीर उद्योगों का पतन होना तय था, ठीक है, क्योंकि वो अपनी चीजों को वहां पर लेकर आएंगे। नए वर्ग के लोगों को भारत के कुटीर उद्योगों में बनने वाला सामान जो है वो पसंद नहीं था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, तो ये जो है वो टोटल आपके जो है वो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पर जो है वो एक टिप्पणी लिख रही है। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया था, ठीक है। इस नीति के अनुसार जिन शासकों के कोई भी पुत्र नहीं थी उन्हें संतान को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। ऐसे शासक की मृत्यु के बाद उसके जो राज्य है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता था, क्योंकि क्या होता था कि राजा का बेटा जो है वो ही राजा बनता था। अब उनकी अपनी संतान तो है नहीं, तो अंग्रेज क्या किया करते थे, जिनकी अपनी संतान नहीं होती थी उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है, और फिर उनकी जो कह सकते हो जो राज्य था वो अपने कब्जे में ले लेती थी। इस नीति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी जो है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, पिट्स ऑफ एक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। तो पिट्स ऑफ एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के जो नागरिक है, सैन्य और वित्तीय नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक है, कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो कि नागरिक, सैन्य और वित्तीय जो है उन सब चीजों पर जो है वो नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल करेंगे उसे, ठीक है। इसमें 6 सदस्य थे। परिषद में गवर्नर जनरल की संख्या 4 से घटाकर जो है वो 3 कर दी गई थी और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर पूरी तरीके से जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या था और इस प्रणाली के आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था बच्चों, इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूस्वामी बनाया जाता था, ठीक है, मतलब जमीन का मालिक बनाया जाता था। जमीन राजस्व तय किया गया था, ठीक है, यानी कि उस पे जो लैंड पे जो टैक्स होगा उसको जो है वो डिसाइड किया गया था। इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, जमींदार जो है वो किसानों पर अत्याचार करते थे, सरकार का किसानों से कोई सीधा संपर्क नहीं रह गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने जमींदारों को सुस्त बना दिया और विलासिता का जीवन जो है वो व्यतीत करने लगे थे, ठीक है। कौन करने लगे थे, जमींदार लोग। नहीं, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये दूसरा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बिरसा मुंडा बच्चों एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, ठीक है। स्थानीय लोग जो है वो उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो मानते थे। वो उन साहूकारों और जमींदारों से घृणा करता था जो मुंडा लोगों के साथ जो है वो बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। उन्होंने किसानों से जमींदारों को कर ना देने का आह्वान किया कि हम जो है वो अब जो जमींदार है उनको कोई भी कर नहीं देंगे, यानी कोई टैक्स जो है वो नहीं देंगे। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। उनके नेतृत्व में मुंडा समाज के कई लोगों ने कई अंग्रेजों पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है आपसे 19वीं शताब्दी में भारत में लघु उद्योगों के पतन के कारणों को लिखिए कि लघु उद्योगों का पतन यानी कि वो जो बंद होने के कगार पर आ गए थे वो क्यों हो गया था। तो अंग्रेजों ने कई रियासतों को खत्म कर दिया था और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की। इससे गांव के लोग और शहर के लोग फैक्ट्री में बनने वाली चीजों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये गुणवत्ता में अच्छी और सस्ती होती थी, ठीक है। इसलिए लघु उद्योगों का पतन, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें बनती थी वो फैक्ट्रियों से बनने वाली चीजों से कंपटीशन नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ के जो है उद्योग बंद होने शुरू हो गए और जो श्रमिक थे जो यहाँ पे काम किया करते थे वो बेरोजगार हो गए। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के कारण को लिखे कि 1857 का जो विद्रोह था वो मतलब कि विफल क्यों हो गया, सफल क्यों नहीं हो पाया। तो मेरठ में विद्रोह जो है वो समय से पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। विद्रोह में एकता का अभाव था, लोग एकजुट होकर नहीं विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका था। अंग्रेजों के पास अधिक हथियार थे, ठीक है। इन जो विद्रोह कर रहे थे उनके कंपैरिजन में ज्यादा हथियार अंग्रेजों के पास थे। परिवहन और संचार के साधनों की कमी के कारण वो अपनी नीतियां जो है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका 1858 ईस्वी के बाद सेना में कौन से परिवर्तन जो है वो किए गए थे। तो अंग्रेजी सैनिकों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी,
तोप खानों में केवल अंग्रेज जो है वो ही नियुक्त होते थे। सिख और गोरखा यूपी के ब्राह्मणों के बजाय सेना में, इसके अलावा सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात जो है, यानी कि यूरोपीय ज्यादा थे और भारतीय जो है वो कम थे, ठीक है। 2:1 का अनुपात था। सैनिकों की स्थापना जो है वो धर्म और जाति के आधार पर की गई थी। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या दूसरा बंगाल में दोहरी व्यवस्था पर जो है वो एक टिप्पणी लिखी है। तो प्लासी और बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल की असली शासक जो है वो बन गई, यानी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया था। सैन्य और वित्तीय विभाग इसके नियंत्रण में आ गया, ठीक है, यानी जो सेना है वो भी इसके नियंत्रण में आ गई, और जो फाइनेंशियल जितना भी आप कह सकते हो जो विभाग था, ठीक है, वो भी इसके कंट्रोल में आ गया। नवाब को नागरिक प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई थी। इसे दोहरी प्रशासन प्रणाली जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भाग घ से है, जो कि नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक से है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें से, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यह कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का प्रशासन जो है वो संचालित होता है। तो देश का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? कंट्रोल होता है संविधान के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में। संविधान के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार जो है वो कब से लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। संविधान से क्या तात्पर्य है? तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार जो है वो देश शासित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि कानून के नजर में जो है वो सभी धर्म समान है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है इसमें जो है वो आपसे जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनल चॉइसेस हैं, और 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो है वो कैसे बना? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक संवैधानिक कमेटी जो है वो बनाई गई, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इस कमेटी के जो है वो स्थायी जो है वो प्रधान चुने गए। यह संविधान जो है वो सभा पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न थी, ठीक है। मसौदा कमेटी का गठन तथा संविधान का निर्माण, संविधान को नियमित रूप देने के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। तो एक मसौदा कमेटी का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो इसके जो है वो प्रधान थे। इस मसौदा कमेटी ने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके अन्य देशों के संविधान से बहुत से सिद्धांतों को इकट्ठा किया, ठीक है। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? इसमें संविधान के जो मूल उद्देश्य है और सिद्धांत है उनको शामिल किया गया है। यह वह संरचना देता है जिस पर भारतीय संविधान खड़ा है, कि हमें पता चल जाता है कि भारतीय संविधान में टोटल है क्या बातें, तो वो उसको देखकर पता चल सकता है। नेक्स्ट है, यह संवैधानिक समिति के विचार की कुंजी है, कि संवैधानिक समिति जो है वो उनके क्या विचार थे वो जो है दर्शाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो हमारे समाज में, ठीक है, चिरकाल से निर्धन व्यक्तियों के लिए, ये हो आएगा यहाँ पे बच्चों, मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। तो हमारे समाज में चिरकाल से निर्धन व्यक्तियों, स्त्रियों तथा बच्चों का शोषण जो है वो होता चला आ रहा है। गरीब लोगों का शोषण होता है, स्त्रियों का और बच्चों का जो है वो शोषण होता है। इसे समाप्त करने के लिए संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था जो है वो की गई थी, ठीक है। और इसके अनुसार क्या था कि मनुष्यों के व्यापार और बिना वेतन दिए जबरदस्ती काम करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार जो है वो दंड दिया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम भरी नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में उनसे कोई भी ऐसा काम जो वो नहीं लिया जा सकता जो उनके विकास में बाधा डाले, ठीक है, जिससे चाहे उनका शारीरिक विकास चाहे मानसिक विकास जो है वो रुक जाए या उसमें परेशानी आए, तो ऐसा कोई भी उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि समानता से क्या तात्पर्य है और संविधान अनुसार कौन कौन सी समानताएं दी गई है। तो समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से भाव यह है कि राज्य के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, लिंग के हो, ठीक है, जो है वो समान है। संविधान में निम्नलिखित समानताएं जो है वो दी गई है।
कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ठीक है। अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उनको उसको अवैध घोषित कर दिया गया ताकि सामाजिक समानता को सुनिश्चित किया जा सके। सैनिक तथा शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियां जो है वो समाप्त कर दी गई है, ठीक है। जैसे कि अब जो डॉक्टर की उपाधि जो है वो मिल सकती है, ठीक है, लेकिन जो पहले जो है वो उपाधियां दी जाती थी उन सबको जो है वो बंद कर दिया गया। किसी भी धर्म, जाति, नस्ल या वर्ग को कोई विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। समानताओं को लागू करने के लिए न्यायपालिका को विशेष अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।